Hello to all Padhakus Bachcha. I am Oliver Banerjee, your social science faculty, and I am welcoming you all on ATP Star, a super learning platform. So this is the ever most demanding video from the student side. यूपी का पेपर एनालिसिस, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आई है और ये स्टूडेंट्स डिमांड पे मैं लेके आई हूँ आपके लिए यूपी का पेपर एनालिसिस. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि दूसरे स्टेट्स की तरह यूपी में भी 40 मार्क्स का पेपर देखा गया है एसएसटी में, और ये 40 मार्क्स जो है वो कहाँ से आ जाते हैं? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स. ओके, तो अभी हमें देखो ये देखना है कि लास्ट 5 ईयर का पेपर कैसा आया था, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए ये भी समझना इम्पॉर्टेंट है कि इस बार का पेपर कैसा आने वाला है. सो दोनों ना थोड़ी सी डिफरेंट बात हो सकती है. चलिए, सबसे पहले मैं आपसे प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करती हूँ. सो यूपी का जो पेपर पैटर्न है, अगर आपने यूपी के पेपर को सॉल्व किया है तो एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है जो कि लास्ट 5 ईयर से मेंटेन है. क्या सिमिलैरिटी है? क्या यहाँ पे हमें कुछ कनेक्शंस या कुछ गेस मिलने वाला है? क्या ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा. अच्छा, यूपी का पेपर अगर मैं थोड़े से लेवल की बात करती हूँ कि कैसा इसका लेवल होगा, बहुत हार्ड होगा, बहुत इजी होगा, या थोड़ा सा इजी हार्ड दोनों का होगा, मॉडरेट है, कैसा होगा? चलिए, यूपी का क्वेश्चन पेपर जो है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, ऑल्दो ये ट्रिकी होता है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ईजी हो गया और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हार्ड हो गया, थोड़ा सा ट्रिकी है. थोड़े से इसमें जो है वो ट्रिक्स के साथ, टिप्स के साथ आपको सॉल्व करना होगा. बहुत ही इजी पेपर नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत बिल्कुल है. लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट पेपर है, और इजी भी इसलिए मैं इसे नहीं कहूँगी क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि लाइक जस्ट क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस रीड किए या नहीं किए, एक ऑप्शन दिख गया तो मार्क कर दो, ऐसा नहीं है. दिमाग लगाना पड़ेगा आपको. ठीक है, ऐसा वाला ये पेपर है. एनटीएससी में कई ऐसे स्टेट्स हैं जिसके कि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आते हैं, कई ऐसे हैं जहाँ पे कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ गुजरात की, अगर मैं बात करती हूँ बिहार की, तो पेपर बहुत मध्य प्रदेश की, तो पेपर जो है इजी सा देखने को मिल जाता है. लेकिन यूपी का, राजस्थान का ट्रिकी पेपर होता है, दिल्ली का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, महाराष्ट्र का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. चलिए, यूपी की बात करने वाले हैं ना भाई आज तो इस वीडियो में. अब मैं आपको वो बताऊंगी जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में सस्पेंस दिया था ना, कि आपको इस पेपर के साथ एक कनेक्शन देखने को मिलेगा, जो कनेक्शन की लास्ट 5 ईयर से मेंटेन्ड है. क्या कनेक्शन है वो? चलिए देख लेते हैं क्या कनेक्शन है वो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की. सबसे पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से ही आता है एग्जाम में. अच्छा, अब यूपी के पेपर में जो है 1 to 15 या 14 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं हिस्ट्री से. तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 साल में ऐसा ही कुछ हुआ है. कोई बात नहीं भाई, हम हमेशा आपको ये बताते हैं कि हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे एनटीएससी एग्जाम सोशल साइंस के लिए. देन आफ्टर ज्योग्राफी, देन आफ्टर civics or political science, and at the last economics. Okay, so history में 1 to 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं हर साल. कुछ ना कुछ 14, 15, 13 ऐसा ही रहता है, लेकिन इससे कम भी नहीं होगा कि 10 में हो गया, और इससे ज़्यादा भी क्रॉस नहीं करेगा. अच्छा, अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि पहला जो 1 to 5 क्वेश्चन है या 1 to 4 क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड होंगे? वो बेस्ड है कुछ वेद पे, ठीक है, स्क्रिप्ट्स पे. ओके, या मैं बात कर सकती हूँ कुछ रिटन वर्क पे, कुछ रिटन वर्क्स पे कि कौन सी बुक किसने लिखी है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. और महाजनपद, ओके. सो ऑल इन ऑल कुछ स्क्रिप्चर्स है, कुछ स्क्रिप्ट्स है, वेद है, रिटन वर्क है कि कौन सा जो है वो किसने लिखा है. ओके, या महाजनपद है, अबाउट इट्स कैपिटल कि इनकी जो है वो कैपिटल क्या है, महाजनपद, और उनकी कैपिटल क्या है. तो ये कुछ स्टार्टिंग के 1 to 3 क्वेश्चंस आपको हर साल देखने को मिलेंगे, हर साल इसके ऊपर है. कुछ जो है वो लैंग्वेज के ऊपर भी है.
कौन सी लैंग्वेज में किसको क्या वर्ड दिया गया है, ठीक है। सो ऑल एंड ऑल मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे सकती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है या स्टार्टिंग के करीब मान लीजिए आप 1 to 5 क्वेश्चन, 1 to 5 क्वेश्चन जो है वो कुछ इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाले हैं। वेद, स्क्रिप्ट्स, रिटन वर्क, महाजनपद, उनकी कैपिटल्स है, उनके किंग्स है, लैंग्वेज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये सारा कुछ रिटन स्क्रिप्ट्स एंड स्क्रिप्चर ऑल एंड ऑल आपको समझ में आ गया है कि फर्स्ट 3 क्वेश्चंस to 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये यूपी के लास्ट 5 ईयर पेपर की अगर मैं बात कर लीजिए 2015 से, लास्ट 5 भी नहीं 6 से ले लो, तो 2015 से लेके और 20 तक ऐसे क्वेश्चंस ही देखने को मिले हैं। तो ये टॉपिक जो है आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को 3 to 5 क्वेश्चंस को, ठीक है, 1 से लेके 5 में 3 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, या अगर ज़्यादा अच्छी किस्मत हुई तो 1 to 5 भी ये इजी से टॉपिक्स हो सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो है ये तो आपके लिए था फर्स्ट हिंट। सेकंड हिंट में क्या आ जाएगा? सेकंड जो है अब मैं बात कर रही हूँ आपसे 5 to 8 क्वेश्चन नंबर की। सो यहाँ पे मैंने आपसे बात की थी 1 to 5 क्वेश्चंस की, अब यहाँ पे मैं 5 to 8 क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा आप लोग मार्जिन लेके चलेंगे, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, पेपर है भाई, एनटीएससी है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। अच्छा, 5 to 8 जो क्वेश्चंस होंगे ना वो कौन सी टॉपिक से आएंगे? बिल्कुल फिक्स है ये यूपी में, वो आएंगे डायनेस्टी, अबाउट एम्परर्स, ठीक है, और इसके अलावा अबाउट ये आ जाएगा सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ना वो क्या है? जैन, उसके अलावा जो है मगध, और उसके अलावा जो है वो अशोक डायनेस्टी, मतलब मौर्य डायनेस्टी, अशोक के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे डायनेस्टी कौन सी आएगी? मौर्य डायनेस्टी। सो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं 5 to 8 में। अगेन आई एम टेलिंग यू 5 to 8 में आपको क्या देखने को मिलेगा? 5 to 8 क्वेश्चन नंबर में आपको देखने को मिलेंगी डायनेस्टी, वो कोई ना कोई डायनेस्टी आपसे पूछ सकता है। अच्छा, 5 to 8 में डायनेस्टी किस बेसिस पे आएगी? क्या वो होगा डायनेस्टी कौन सी वाली, इंडियन डायनेस्टी या जो आउटसाइडर्स की डायनेस्टी थी, ठीक है, वो वाली। तो यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर टाइम कौन से पूछे गए हैं? जो हमारी इंडियन डायनेस्टी नहीं थी। ये लोधी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकते हैं मुग़ल डायनेस्टी हो सकती है, या ये बाबर के लिए कुछ हो सकता है, तो मुग़ल में ही आ गया, खैर, ठीक है। किंग्स के बारे में, ये डायनेस्टीज़ के बारे में बहुत सारी पूछेंगे, उनके इन्वेजन्स के बारे में पूछ सकता है। सो ऑल एंड ऑल ये आउटसाइडर्स फोर्स की बात करता है 5 to 8 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा उनके एम्पायर के बारे में पूछेंगे कि उनके एम्पायर में कुछ स्पेशल था क्या, कुछ उनके कैपिटल्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जैन्स के बारे में बहुत अच्छे अच्छे से कुछ स्क्रिप्ट्स एंड स्क्रिप्चर्स पूछे जा सकते हैं, जैन्स के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में, और इनके जो प्रचार था, धर्म प्रचार, उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। डायनेस्टी पे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, और एम्परर पे जो है मैं मून मार्क कर देती हूँ, ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। 5 to 8 नंबर के बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है इंडियन डायनेस्टी, जिसको कि मैं नंबर दे देती हूँ यहाँ पे 9 to 11, ठीक है। 9 to 11 जो है वो इंडियन डायनेस्टी के बारे में, और इंडियन डायनेस्टी, इनके किंग्स के बारे में, उनकी कैपिटल्स के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा मौर्य डायनेस्टी के ऊपर। मौर्य डायनेस्टी सबसे ज़्यादा वो वाली डायनेस्टी है जिसके बारे में पूछा गया है अभी तक यूपी वाले पेपर में, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया है। अच्छा, मौर्य के अलावा और कौन सी डायनेस्टीज़ हो जाएगी? और इतनी कोई ज़्यादा मतलब वैसी वाली नहीं थी फेमस वाली, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे आगे पीछे कुछ करके पूछ लेगा, ठीक है। सो यहाँ तक तो हो गई हमारी बात, कौन से क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हमने कर लिया है। अब इसके बाद जो पूछा जाएगा वो क्या होगा? इसके बाद पूछा जाएगा अबाउट कंस्ट्रक्शन, अबाउट कंस्ट्रक्शन, कि कौन से किंग ने कौन से टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, कौन से ईयर में उनका कंस्ट्रक्शन हुआ है, उनके प्लेसेस क्या है, उनके कैपिटल्स क्या है। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी गई है। फॉर एग्जांपल कि कौन से किंग ने करवाया था, ओके,
उसके अलावा पूछा जाएगा कि वो किंग जो है वो कौन सी डायनेस्टी से था, ये पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि उसकी कैपिटल क्या है, कौन सी प्लेस है वो, ये कौन से प्लेस पे लोकेट करता है, ये पूछा गया है। सो ये जो है ना, ये आप मान लो 11 और 12 नंबर का क्वेश्चन कुछ ये हो सकता है। ओके, अब इसके बाद सिर्फ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चैप्टर बच जाता है जो यूपी के पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, और वो एक जो क्वेश्चन पेपर जो एक चैप्टर है ना, वो कौन सा है? एनी गेसेस? बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इवन स्टूडेंट्स का फेवरेट भी है। वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। क्या है भाई वो? नेशनलिज्म इन इंडिया। चलो, अभी नेशनलिज्म इन इंडिया से तो देखो साफ सी बात है, वो क्या पूछेगा? वो पूछेगा अबाउट कौन से ईयर्स में कौन से स्पेशल जो है वो इंसिडेंट्स हुए थे, और उसके अलावा जो है वो कांग्रेस के सेशंस कौन से थे, अबाउट जो है वो पूछ सकता है फाइटर्स के बारे में, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, उनके मूव्स के बारे में, ये कुछ पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसी के साथ जो है यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ 13 to 15 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक से पूछे गए हैं। कॉन्स्टेंटली लास्ट 5 इयर्स में यूपी में ये ही चैप्टर्स देखने को मिले हैं सबसे ज़्यादा। अब आप सोचोगे कि मैम ये ही चैप्टर देखने को मिले हैं सबसे ज़्यादा, तो इसका मतलब बाकी चैप्टर्स नहीं पढ़ने क्या? भाई पगलू, ऐसी बिल्कुल बातें नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिया है ना 11 एंड 12 नंबर का, वहाँ पे भी मैंने लिया है फर्स्ट पे कि 1 to 3 और 1 to 5। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक साल तो 1 to 3 में पूछा है और एक साल 1 to 5 में पूछा गया है। तो ये बीच बीच में जो छोटे मोटे से मार्जिन्स है ना, इन छोटे मोटे मार्जिन्स में पता है कौन कौन से चैप्टर पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट? वो है नॉवेल्स, उसके अलावा प्रिंट टेक्नोलॉजी, उसके अलावा है प्रिंट टेक्नोलॉजी, उसके अलावा रेवोल्यूशन की बात हम करते हैं। सो रेवोल्यूशन में जो है वो फ्रांस का रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा गया है, पूछा है, लेकिन रशियन रेवोल्यूशन को पता नहीं क्यों एग्जाम में इतनी जगह नहीं मिली है, एक आध क्वेश्चन भी मुश्किल से देखा गया है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को जगह मिली है, और साथ ही साथ यूरोप के रेवोल्यूशन को भी जगह मिली है, यूरोप के रेवोल्यूशन को भी जगह मिली है। और थोड़ी बहुत जगह जो है उसके बाद मिल जाती है नाजिज्म, मतलब कि हिटलर अंकल को। तो ये कुछ मार्जिन्स है जहाँ पे कि आपको इन चैप्टर को फिल करने हैं। रेवोल्यूशन में बोले तो फ्रेंच और यूरोप आ जाएगा, उसके अलावा पर्सनालिटी की बात करें तो हिटलर के चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ऑल्दो इन 5 इयर्स में टोटल 5 क्वेश्चंस तो मैं नहीं कह सकती, बट हाँ 3 to 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस एटलीस्ट हमें मार्जिन्स में देखने को मिलेंगे। ओके, नॉवेल्स एंड प्रिंटिंग रेवोल्यूशन या प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है, प्रिंट टेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इन टॉपिक्स के अलावा। ठीक है, सो ये कंप्लीट स्टोरी थी किसकी? हिस्ट्री की। अच्छा, अब एक और छोटी सी बात, वो ये कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी हिस्ट्री की। अभी हिस्ट्री में ना मैंने आपको इम्पोर्टेंट तो बता दिया, बट आप सोचोगे कि मैम इसमें एनसीईआरटी कहाँ है? तो एनसीईआरटी जो है ना, इसमें मैंने कम वेटेज दिया है। तो यूपी के जो पेपर है ना, यूपी का पेपर में एनसीईआरटी को थोड़ी सी कम वेटेज मिली है, बट स्टेट बोर्ड के जो टॉपिक्स थे ना, स्टेट बोर्ड के टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। जैसे कि हमने लैंग्वेज के बेसिस पे, स्क्रिप्ट्स के बेसिस पे, ठीक है, उसके अलावा हमने और क्या बात की थी, और हमने बात की थी यहाँ पे नॉवेल्स के बेसिस पे, बुक्स रिटन बेसिस पे, वेद के बेसिस पे। तो इन सभी को जो है यहाँ पे ज़्यादा दिया गया था, मतलब जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस था, ठीक है, और एनसीईआरटी वाले सिलेबस को थोड़ी सी जो है वो कम वेटेज मिली है। अब इस वीडियो के लास्ट तक चलते चलते मैं आपको बताऊंगी कि इस साल का जो है ना वो पैटर्न क्या होने वाला है। चलिए, यहाँ तक आपको हिस्ट्री वाली बात समझ में आ गई ना? हमने 1 to 15 क्वेश्चंस हिस्ट्री से ही देखे हैं, 1 to 14 क्वेश्चंस हमने हिस्ट्री से ही देखे हैं। 15 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं। आगे आ जाते हैं। अभी इसके बाद हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। सो जियोग्राफी में ना कुछ भी ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी है या स्टेट है, सबसे ज़्यादा ना ये प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है? हिस्ट्री में। अभी ज्योग्राफी में जो है ना कुछ चुनिंदा ही चैप्टर्स है जो इन 5 सालों में उभर के सामने आए हैं,
हर एक चैप्टर को इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं दी गई है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं दी गई है, बट अच्छी बात है अगर नहीं दी जाती है तो। अच्छा, वो चैप्टर्स कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो यूपी के अगर आप हैं तो आप ड्रेनेज को सबसे पहले लर्न कर लो, रट लो, इसको दिमाग में बिठा लो। सबसे इजी तो है कि हमारे ATP स्टार के जो हमारा क्रैश कोर्स है ना, इसके साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ अगर आप एक बार आ गए ना तो आपको फुल मसाला देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सारे चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन, विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड ऑल्सो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे ज्योग्राफी के ड्रेनेज चैप्टर की। ड्रेनेज के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट है ना, जस्ट आफ्टर ड्रेनेज, तो वो आ गया है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे और कौन से देखने को मिले थे? वाटर रिसोर्सेस। विच वन? वाटर रिसोर्सेस। अच्छा, ड्रेनेज की बात हो गई, वाटर रिसोर्सेस की बात हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कौन सा आ जाता है यहाँ पे? वो आ जाता है इंडिया, इट्स साइज, लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स। मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया एंड फिजिकल फीचर्स के बाद आ जाता है क्लाइमेट। क्लाइमेट के बाद आ जाता है यहाँ पे एग्रीकल्चर। ओके, और इसके बाद सिर्फ एक और टॉपिक है जिसके कि एक आध क्वेश्चन देखने को मिले हैं या रिपीटेडली देखने को मिले हैं। वो कौन सा है? लाइफ लाइन। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अच्छा, तो ये चैप्टर्स है ड्रेनेज, वाटर रिसोर्सेज। तो इसको जो है ना मैं वाटर रिसोर्स में ले लेती हूँ, मतलब वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर। तो ड्रेनेज और वाटर रिसोर्स कुल मिला के जो है ना वो एक साल में 1 to 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद इंडिया एंड फिजिकल फीचर्स, यहाँ से भी जो है इंडिया के ऊपर 2, तो फिर फिजिकल फीचर्स के ऊपर 2, या फिर इंडिया से 1, फिजिकल फीचर्स से 2। तो यहाँ पे जो है वो 2 to 4 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं लास्ट 6 ईयर्स में। ठीक है, मैं लास्ट 5 ईयर्स की बात नहीं करी हुई, मैंने एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लिया है। उसके बाद क्लाइमेट, बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर लगता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने चाहिए ना? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन, क्योंकि क्लाइमेट एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ क्लाइमेट की बात करता है। तो यहाँ से ज़्यादा एक, ज़्यादा किस्मत खराब हुई ना अगर किसी बच्चे को लगता है कि इसमें बहुत डर लग रहा है और ये चैप्टर नहीं पढ़ते, इसको अनटच रख देते हैं, तो हो सकता है फिर कि ना ऐसा कुछ हो जाए आपके साथ। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट इससे ज़्यादा नहीं। 3 क्वेश्चन भी आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। 1, एक थोड़ा सा इजी होगा, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का होगा। एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मैं कम से कम भी 3 क्वेश्चन लेके चलती हूँ यहाँ पे कि एग्रीकल्चर पे जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी जो है ये कंटिन्यू एक करके साल में रिपीट हुआ है। तो ये वो क्वेश्चन है, ये वो चैप्टर है जो रिपीटेडली टाइम आस्क नहीं किया गया है, रिपीटेडली टाइम ये नहीं पूछा गया है। तो फिर ड्रेनेज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया फिजिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो मैं मार्जिन लेके चल रही हूँ ना 1 to 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4, तो यहाँ पे एक जो बच जाता है ना रिपीटेडली, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बार बार इन्हीं से आते हैं। थोड़ा सा मार्जिन जो बच गया है ना उसमें कौन से चैप्टर्स आ जाएंगे? उसमें आ जाएगा या तो फिर ये आ जाएगा एनर्जी, रिसोर्सेस। ठीक है, ये रिसोर्सेस पे आ सकता है, या फिर ये आ सकता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, और इसके अलावा और ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉइल एग्रीकल्चर में कवर कर ही लिया है, और इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो सबसे ज़्यादा पूछा जा सके। हाँ, नेचुरल वेजिटेशन से कई बार हो सकता है कि कुछ पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल पार्क्स के बारे में पूछ लिया आपसे कि कौन सा जो पार्क है वो कौन से एरिया में आ जाता है। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, श्रब्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि बहुत ही कम, मतलब नेचुरल वेजिटेशन बहुत ही कम पूछा गया है। ओके,
अरे ये बात थी ज्योग्राफी की। सो ऑल इन ऑल अगर मैं ज्योग्राफी से बात कर सकती हूँ तो यहाँ पे मैं कम कम लेके चलती हूँ, तो 3 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिले। अच्छा, वाटर रिसोर्सेज से मैंने नहीं बताया, वाटर रिसोर्सेज से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाटर रिसोर्सेज में डैम्स के बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि कौन से एरिया में कौन से रिवर के ऊपर किस तरीके का डैम सिचुएटेड है, ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। तो यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और ये हर साल आते हैं। तो फर्स्टली ड्रेनेज, वाटर रिसोर्सेज, फिजिकल फीचर्स इन इंडिया, एग्रीकल्चर, ये बार बार पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्लाइमेट से ज़्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन हाँ 3 साल 4 साल में तो आया ही है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी इन सब चैप्टर के बाद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 5 साल में इनसे 2 बार 3 बार क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम पूछे जाने वाले चैप्टर है। तो यहाँ से मैं लेके चलती हूँ 3 क्वेश्चंस, यहाँ से मैंने ले लिए 2 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस लिए, 3 क्वेश्चंस ले लेती हूँ मैं, 5 and 3 8, उसके बाद ये 9, ओके, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ से ले लेती हूँ 12 and 13, ओके। सो ऑल एंड ऑल ज्योग्राफी से जो है वो 10 to 12 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हिस्ट्री ऑलमोस्ट 15, देन ज्योग्राफी 10 to 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिविक्स की। पॉलिटिकल साइंस हमारा जो है, अब पॉलिटिकल साइंस यूपी की खतरनाक लेवल पे आ जाती है। ये मैं सोचना कि भाई बहुत इजी है, हम थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ लेंगे, सिविक्स तो इजी सी बात है। सबसे ज़्यादा ना यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे? सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ये वो चैप्टर है जिनसे कॉन्स्टेंटली पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बाद और कौन सा आ जाएगा? देन आ जाएगा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फिर कहीं पे जाके कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन 4 चैप्टर्स पे मेनली जो है वो यूपी की पॉलिटिकल साइंस बेस करती है। लास्ट 5 इयर्स में 6 इयर्स में इन चैप्टर्स पे सबसे ज़्यादा प्रेशर था। अब आप सोचेंगे कि मैम यही 4 चैप्टर्स पढ़ के चले जाते हैं ना, फिर क्या होगा? मार्जिन है भाई यहाँ पे भी। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कम से कम भी 3, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी से कम भी 2, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन से कम भी जो है 2, और कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो 1 या 2। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टेंटली रिप्लेस करते हैं एक दूसरे को। कैसे रिप्लेस करेंगे? जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ पावर शेयरिंग की। सो पावर शेयरिंग से कभी एक क्वेश्चन आ सकता है, और अगर पावर शेयरिंग से नहीं आया तो आ जाएगा फिर फेडरलिज्म से, ठीक है। या तो फिर क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? डेमोक्रेसी से आ सकता है, और अगर डेमोक्रेसी से नहीं आया तो फिर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से ज़रूर आ सकता है। तो ये चैप्टर्स जो है ना ये फ्लिप करते हैं, ये हर एक दूसरे साल में जो है ये फ्लिप करते हैं, कभी डेमोक्रेसी तो कभी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, कभी फेडरलिज्म तो कभी पावर शेयरिंग। तो ये चैप्टर्स ना एक साल प्रीवियस ईयर में अगर पावर शेयरिंग का पूछा गया है तो इस साल मान के चलो कि फेडरलिज्म से ज़रूर पूछा जा सकता है। तो ये कुछ तरीका है यूपी के पॉलिटिकल साइंस का, ओके। चलो, इतनी सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, लेकिन ये तभी यूज़फुल होगा जब आप इसको एक्चुअल में अपनी प्रैक्टिस में एग्जीक्यूट करोगे, ओके। सो पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 2 या 3 जिसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जो हर साल कभी इससे पूछ लिया जाएगा, कभी उससे पूछ लिया जाएगा, या इन चैप्टर्स के अलावा भी वो क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं ना कहीं से पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में पूछा जा सकता है, या डेमोक्रेसी के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ चैप्टर्स जो है ये ज़रूर आगे पीछे हो सकते हैं। जो रेड में मार्क किया ना मैंने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी
कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना बड़ा है, इतना वाइड है, तो फिर यहाँ से कौन से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से वो क्वेश्चन आएगा फॉर एग्जांपल कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, किन मेंबर्स ने इसको पूरा किया, उन मेंबर्स के नाम क्या थे, ठीक है, और डेट्स क्या थी, यहाँ से वो आएगा। एक आध हमेशा क्वेश्चन हर साल जो है वो ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स दोनों से रिलेटेड पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, अबाउट डे, अबाउट डेट्स, अबाउट एनी सेलिब्रेशन, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी से या सिविक्स रिलेटेड कुछ भी हो सकता है कि किसी स्पेशल एक डे को फोकस करे, किसी स्पेशल एक डेट को फोकस करे, या किसी एक सेलिब्रेशन को ज्योग्राफी का है, जैसे कि कुछ भी एक हो सकता है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट डे सेलिब्रेशन है, ठीक है। तो ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन ना फिजिक्स आई मीन सिविक्स एंड ज्योग्राफी दोनों में से किसी एक में देखा गया है। एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन है, वो कहाँ पे आएगा, सिविक्स में नहीं, ज्योग्राफी में नहीं, इकोनॉमिक्स में ज़रूर पूछा जाता है। चलिए, ये बात हो गई हमारी पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस में ऑल एंड ऑल जो है ना, हमने यहाँ पे कितने क्वेश्चन देखे, 3 and 2 5, ओके, 5 and 2 7 एंड 7 and 1 8। सो यहाँ पे हार्डली 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अभी तक हमारा ग्राफ चल रहा है 15 and 10 25, 25 and 8 33, एंड इसके बाद जो क्वेश्चंस है ना वो 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब इकोनॉमिक्स की स्टोरी क्या है भाई, अच्छा इकोनॉमिक्स की स्टोरी भी समझेंगे, और इकोनॉमिक्स की स्टोरी समझेंगे हम कहाँ पे, यूपी की इकोनॉमिक्स की स्टोरी समझ लिया ना भाई। सो यूपी में सबसे ज़्यादा पूछे जाता है बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, कि कौन सा बैंक कौन से साल में सिचुएटेड था, लोकेटेड था, इसका हेड ऑफिस क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके फीचर्स क्या है। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक्स में कॉन्स्टेंटली देखा जाता है वो आ जाता है पोवर्टी, पोवर्टी एंड फूड प्रोग्राम। ये इकोनॉमिक्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरी नज़र में तो देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, आपको पहला या दूसरा क्वेश्चन ज़रूर मनी एंड बैंकिंग का मिल सकता है। पोवर्टी एंड फूड प्रोग्राम से भी क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, अबाउट एनी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी एंड स्कीम, कि इसका स्टार्टिंग कब हुआ था, इसका टारगेट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर वो पोवर्टी से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है कि इसका मीनिंग क्या है, वाइड टर्म में क्या है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है, वो भी आ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हो जाएगा यूपी के लिए, वो है ग्लोबलाइजेशन, ओके। और उसके अलावा एक और लास्ट टॉपिक जो कौन सा हो जाएगा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, अभी बैंकिंग से रिलेटेड एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि रिलेटेड होंगे। पोवर्टी एंड फूड प्रोग्राम से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ज़बरदस्त वाला पूछा जाएगा, और ज़बरदस्त इन द सेंस थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी ईजी होगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने पूरा चैप्टर थोरोली पढ़ा हो। अच्छा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से जो है वो एक क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ही कुछ ईजी सा हो जाएगा। अब इन सालों में जो है कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज होता रहता है, जैसे कि कंज्यूमर वाला कभी आपसे पूछ लिया, ठीक है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर और पीपल एज रिसोर्सेज, इन दोनों को तो छोड़ के चलो। हाँ, कभी कभी जो है ना वो पीपल एज रिसोर्सेज में से लैंड्स के ऊपर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है। मैंने टॉपिक भी बता दिया आपको कि भाई पूछा जाएगा ना, जो चेंज होता है, जो कि कुछ नहीं है फिक्स, वो कौन सा होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये ज़रूर पूछा जा सकता है। ये बात हो गई है इकोनॉमिक्स की। अब लास्ट 5 इयर्स के पेपर में यूपी में ये ही स्टोरी देखने को मिली है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस साल के लिए क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, ओके। अब आप सोचेंगे कि मैम हमें तो बस यही चाहिए और इतना सब कुछ तो हम जान के क्या करेंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में फिर से वही आ जाता है, एक है NCERT एंड देन एक आ जाता है स्टेट का सिलेबस। अब आप सोचेंगे मैम दोनों में से किसे कंप्लीट करें, कौन सा ज़्यादा वेटेज है,
चलो चैप्टर्स के नाम रिवील कर देती हूँ। तो इसके लिए जो है ना आपको पूरी पढ़ाई करनी है, ऑल चैप्टर्स, ठीक है। लेकिन फिर भी यूपी का जो स्टेट बोर्ड है इस बार, तो यूपी के स्टेट बोर्ड ने जो है वो सारे एनसीईआरटी चैप्टर्स को ही कंसिडर किया है, ठीक है। तो आपको इस बार जो है वो एनसीईआरटी को ही ज़्यादा वेटेज देना है। लेकिन स्टेट बुक्स जो पहले थी या स्टेट कुछ नॉलेज जो है, कुछ बेसिक से इजी से क्वेश्चंस है, वो उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ कि एनटीएससी इज़ नॉट ऑल अबाउट जस्ट 9, 10, 10, बट दिस इज़ ऑल्सो समवॉट अ ब्लेंड ऑफ क्लास 6 to 8। ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीटली 9, 10 के ही कुछ देखने को मिलेगा। एसएसटी की अगर बात की ना, तो एसएसटी तो फिर बच्चा 6 से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, 6 to 8 का भी कुछ पार्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इस बार के लिए 2021 एंड 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी पे पहले फोकस करना है। उसके बाद कुछ टॉपिक स्टेट वाले जो हमने अभी भी देखे हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, इनके प्रैक्टिस भी आपको रखनी है। और इसी के साथ आपका यूपी का पेपर बिल्कुल स्मूथ एज मक्खन, अटरली बटरली डिलीशियस, कंप्लीट आप कर ही सकते हैं, ठीक है। सो this is the perfect time to say goodbye to all the best for your exam, keep rocking and keep in touch with ADP Star, a super learning platform। ये वही प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए सारी न्यूज़ लेकर आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी और कुछ बहुत अच्छा सा एक सनसनीखेज खुलासा एक और कुछ करने वाली हूँ, ठीक है। सो अभी तक के लिए तो चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ।